Namaskar. Welcome back to another podcast of Mindful Wellness by Mohan Yoga School. Health is wealth. शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसा मानते हुए हमारा पॉडकास्ट हर हफ्ते एक नया टॉपिक लेकर आता है जिसमें हम किस तरह योग द्वारा अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। आई एम रचना पांडे, अ योगा थेरेपिस्ट, और मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं योगा गुरु डॉक्टर मोहन कार्की। डॉक्टर मोहन कार्की पिछले 20 साल से योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने अनेकों लोगों को योग की शिक्षा दी है, योग के प्रोफेशनल्स को क्रिएट किया है और साथ ही लोगों की क्रॉनिक और एक्यूट डिजीजेस को भी बड़ी सहजता से क्योर किया है। इन टुडेज एपिसोड वी विल टॉक अबाउट द मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस दैट पीपल कैरी अबाउट योग। लोग समझते हैं कि योग सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज है, बट नहीं, योग फिजिकल एक्सरसाइज से कहीं ज़्यादा है। इट कनेक्ट्स योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। वेलकम सर टू द पॉडकास्ट। थैंक यू रचना जी। जी सर, आज हम जानना चाहते हैं कि योग कैसे और एक्सरसाइजेस से डिफरेंट है। देखिए, एक्सरसाइज बहुत तरह के हम कर सकते हैं। एक्सरसाइज योग का एक छोटा सा पार्ट है और उससे बहुत ज़्यादा डेप्थ में ये मेंटल और इमोशनल प्रोग्रामिंग के साथ साथ हमारे शरीर के कोशिकाओं के स्तर पर प्रोग्रामिंग का साधना है। अगर अलग अलग एक्सरसाइज के साथ योग को कंपेयर करके देखते हैं, मान लीजिए जिमिंग एक्सरसाइज है, रनिंग है, साइकिलिंग है और एरोबिक्स है, जुम्बा है, इस तरह के कई फॉर्म में एक्सरसाइज लोग करते हैं। इनके साथ अगर योग को कंपेयर करके देखें तो उन एक्सरसाइज में मसल्स का जो यूटिलाइजेशन है एक फिक्स पैटर्न में यूटिलाइजेशन होता है, लेकिन योग के अभ्यास में एक्सटर्नल मसल्स एज वेल एज इंटरनल ऑर्गन्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज। इसके कारण से हेल्थ बेनिफिट, थेरापेटिक बेनिफिट जो हम योग के माध्यम से डिराइव कर सकते हैं, इनको अन्य एक्सरसाइज से कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, योग के अभ्यास वर्कआउट की तरह नहीं है, इट इज वर्क विद इन। हम हमारे शरीर के बीच में इंटरनल कोऑर्डिनेशन, इंटरनल ऑप्टिमाइजेशन, इंटरनल हार्मोनाइजेशन को सुनिश्चित करते हैं, जो टिपिकल गोल फोकस मस्कुलर एक्सरसाइज में संभव नहीं हो सकता। और नेक्स्ट, जब आप यौगिक अभ्यास में अलग अलग आसन के सीक्वेंस करते हो, इसमें हम एक चीज बहुत महत्व के साथ करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। जब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ योग का अभ्यास होता है, इसमें हर एक अभ्यास के बाद उसके रिवर्स अभ्यास में चले जाते हैं। मान लीजिए आपने उष्ट्रासन कर लिया और सर्टेन टाइम तक होल्ड कर लिए, तो उसके विपरीत आसन के रूप में आप रिवर्स शशक आसन में चले जाएंगे। जब इस तरह से हर एक आसन के बाद पॉज होता है, उस समय शरीर के अंदर एंडोर्फिन का बहुत अद्भुत मात्रा में डोज रिलीज होता है, जिसको एक्सरसाइज के समय में प्रोड्यूस करने में पूरा एक्सरसाइज बंद करते समय एक ही बार होता है। योग के अभ्यास में हर एक चेंज के समय में ये रिलीज होता है, जिसके कारण से शरीर के अंदर जो एंडोर्फिन है, हीलिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और ऑप्टिमाइजेशन के लिए काम करता है। इसका फ्रीक्वेंट डोज रिलीज होने के कारण से हमारे शरीर का हीलिंग का काम, रिपेयरिंग का काम, मेंटेनेंस का काम जो योग में प्राप्त होता है, वो अन्य एक्सरसाइज में प्राप्त नहीं हो सकता। इस तरह से
फिजिकल मस्कुलर गोल मात्र है तो ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल एज अ पर्सनालिटी को ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो योग वुड बी फार बेटर ऑप्शन। थैंक यू। जी, आपने बड़े अच्छे से बताया कि योग में हर अभ्यास, हर एक्सरसाइज का एक कॉम्प्लीमेंट्री आसन होता है, जिससे जो भी स्ट्रेस आया हुआ होता है एक प्रकार की एक्सरसाइज करके वो तुरंत ही हम रिलीज कर लेते हैं और फिर दूसरी एक्सरसाइज हम शुरू कर सकते हैं। दूसरा ये कि बाकी एक्सरसाइजेस से हमें एक लिमिटेड फ़ायदा होता है, लेकिन योग जो है, क्योंकि वो फिज़िकल एंड स्पिरिचुअल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल सभी को टच करता है, तो उससे हमें एक होलिस्टिक तरीके से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। सर, ऐसा भी लोगों का मानना है, एक पॉपुलर बिलीफ है कि योग करने से आदमी बहुत डल हो जाते हैं आपके, क्योंकि ये एक बहुत धीमे करने वाली एक्सरसाइज है, इसमें कार्डियो जैसा बहुत पावरफुल एक्सरसाइज नहीं है। क्या ये सही है? ऐसे तो जिसने जो देखा है उसी हिसाब से परसेप्शन बना लेते हैं, और योग के अंदर कई सारे अभ्यास हैं। योग के अंदर सूक्ष्म व्यायाम है, स्थूल व्यायाम है, सूर्य नमस्कार जैसे कार्डियो है। कार्डियो के हिसाब से अगर कंपेयर करके देखें तो दुनिया में जितने भी कार्डियोसेंट्रिक एक्टिविटीज या एक्सरसाइज होते हैं उन सबसे ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट सूर्य नमस्कार एज अ कार्डियो हमें मिलता है। इसी तरह से इसमें आसन, प्राणायाम, बंधा मुद्रा, षटकर्मा, इस तरह के कई सारे प्रैक्टिस है। फिर प्राणायाम, ध्यान अभ्यास किए जाते हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन में जब शरीर का सिस्टम ऑर्गेनाइज होता है तो व्यक्ति और डायनामिक बन जाता है, व्यक्ति का परसेप्शन पैटर्न इंप्रूव हो जाता है, और शरीर के जब शोधन हो जाती हैं तो एनर्जी वेव जब बढ़ता है तो एनर्जी लेवल और बढ़ता है, व्यक्ति और ज़्यादा डायनामिक बन जाता है। लेकिन कई बार जो साधना कर रहे होते हैं लोगों में अपने अपने इंक्लाइनेशन के कारण भी हो सकता है, कुछ पर्टिकुलर अभ्यास कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो होलिस्टिक नहीं हुआ। तो जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी टाइप के उनका एक तरह से रिजल्ट हो सकता है। बट इफ यू प्रैक्टिस योगा इन अ होलिस्टिक वे, योग के अभ्यास की जो सीक्वेंस सीरीज है उनको प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन पैदा होता है, डलनेस आने का कोई सवाल नहीं। थैंक यू सर। योगा को एक प्रिवेंटिव थेरेपी के रूप में ज़्यादातर देखा जाता है, बट आपके एक्सपीरियंसेस ज़रूर हुए हैं और हम लोगों ने सुना भी है कि ये क्यूरेटिव थेरेपी की तरह भी बहुत सक्सेसफुली काम करता है। तो इसमें आप बताइए थोड़ा कि ये प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव थेरेपी क्या दोनों ही योग के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत ही जेन्युइन प्रश्न है और बहुत लोगों को ये सवाल मन में हो सकता है। देखिए, योग के अभ्यास से थेरापेटिक रिजल्ट आता है। पहले इसके पीछे का साइंस को समझ लीजिए, क्यों आता है। जब हम योग के अभ्यास में व्यायाम करते हैं, इसमें पहले सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास होता है जिसमें शरीर के सभी जॉइंट्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे जॉइंट से जुड़े हुए नस नाड़ियों में, मांसपेशियों में रक्त संचार प्रॉपर होता है। जॉइंट के जो स्पेस के अंदर सेलुलर वेस्टेज या मेटाबॉलिक वेस्टेज का एक्यूमुलेशन जो हो रखा था, इस सर्कुलेशन के कारण से मूवमेंट में, फ्लो में आएगा और डिटॉक्स होने लगेगा। फिर हम स्थूल व्यायाम का अभ्यास करते हैं। इसमें भी बहुत सारे अलग अलग सीरीज अभ्यास किए जाते हैं, चाहे वो कार्डियोसेंट्रिक सूर्य नमस्कार हो या रनिंग जॉगिंग के अभ्यास हो या ट्रेडिशनल दंड बैठक जैसे ट्रेनिंग हो। इस तरह के मल्टीपल प्रैक्टिसेस एक तरह से स्थूल व्यायाम के रूप में किए जाते हैं। तो इन अभ्यास के माध्यम से जो सूक्ष्म व्यायाम से एक्टिवेशन हुआ था, सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ था, नरिशमेंट डिटॉक्स इफेक्ट आया था, अब यहाँ स्थूल व्यायाम में स्ट्रेंथनिंग और मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए चैलेंज क्रिएटिंग इफेक्ट आता है, जिसके कारण से
कोशिकाओं के स्तर पर सहन शक्ति का विकास होता है। फिर जाकर के हम आसन के अभ्यास करते हैं। आसन में हम प्राइमरीली बॉडी अलाइनमेंट को इम्प्रूव करते हैं और साथ में सहन शक्ति के विकास को सुनिश्चित करते हैं। जब भी हमारे शरीर के अंदर असहजता पैदा हो रहा हो, जो लोग योग के अभ्यास नहीं करते हैं, उस असहजता के समय में लोग रिएक्टिव हो जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं और पैनिक मोड में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप योग को सही ढंग से अभ्यास करते हैं तो हर आसन में जो भी डिफिकल्टीज होती है उसको सहन करने का आदत बन जाता है। समय के साथ आपका टॉलरेशन कैपेसिटी इतना बढ़ जाता है, रियल लाइफ सिचुएशन के सभी प्रकार के चैलेंजेस को आप यूं ही आसानी से ओवरकम कर पाएंगे। इट मीन्स आपके कोशिकाओं का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, सहन शक्ति बढ़ रहा है, स्टैमिना बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ हम फिर हर एक आसन के बीच में जो इंटरचेंज करते हैं, उस समय मैंने पहले भी कहा कि एंडोर्फिन का जब रिलीज होता है, हीलिंग एक्सेलरेट होता है। फिर हम शवासन का अभ्यास करते हैं, योग निद्रा का अभ्यास करते हैं। इस समय मेलाटोनिन हार्मोन का डोज रिलीज होता है, ब्रेन का धड़कन ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है, जिससे ब्रेन सेल्स का हीलिंग रिपेयरिंग का काम चालू हो जाता है, जो सामान्य लोगों का कभी नहीं हो पाता है। साउंड स्लीप के समय में भी वो लोग चंचल मन के कारण से ब्रेन के धड़कन को आसानी से बिलो 14-15 नहीं ले आ पाते हैं, लेकिन योग निद्रा या शवासन जैसे साधना करते हैं तो ब्रेन का धड़कन बिलो 14 आसानी से आ जाता है। ऐसे में मेलाटोनिन का जो डोज रिलीज होता है शरीर के हीलिंग को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देता है। इसके साथ जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, मेंटल और इमोशनल डिस्ट्रैक्शन को सबसे कम समय में दूर करने का साधना है प्राणायाम का साधना, प्राण ऊर्जा को नियंत्रण करने का साधना। तो प्राणायाम के बाद हम फिर धारणा ध्यान का साधना करते हैं। ध्यान में हम मन को एकेंद्रीय अवस्था में ले जाते हैं। एक इंद्रिय होने का मतलब मन में अन्य विचारों का कोई दखल नहीं है। ऐसे में ब्रेन का धड़कन बहुत ड्रास्टिक ढंग से रिड्यूस होता है। ऐसे में हमारे पूरे शरीर का हीलिंग रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम नॉर्मल अवेकन स्टेज में भी साउंड स्लीप के जैसे हीलिंग का काम चालू हो जाता है। तो इस तरह से योग के पूरे सीरीज को अभ्यास करने से हीलिंग का इतना इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होता है। उसके साथ साथ किसी का किसी पर्टिकुलर एरिया में टॉक्सिन्स का, सेलुलर वेस्टेज का, मेटाबॉलिक वेस्टेज का कंसंट्रेटेड डिपोजिशन है, या कोई पर्टिकुलर एरिया में स्पेसिफिक वीकनेस है, तो उसको दूर करने के लिए योग में षटक्रियाओं के अभ्यास भी किए जाते हैं और उसके साथ साथ स्ट्रेंथनिंग। तो ये चाहे बहुत क्रॉनिक से क्रॉनिक हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो, उनको भी ओवरकम करने में हेल्प करता है। और आपको मैं एक चीज और बताऊं, अगर एलोपैथिक मेडिसिन में मात्र डिपेंड होते हैं तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे बीमारी है जिसको क्योर नहीं कर सकते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए तो डायबिटीज को क्योर होगा बोलना भी अपराध है, ब्लड प्रेशर को क्योर होगा बोलना भी अपराध है, हेडेक, माइग्रेन, इंसोम्निया, अर्थराइटिस, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ऐसे बीमारियों को अगर हम ओनली मेडिसिन में डिपेंड होंगे तो जिंदगी भर क्योर नहीं होता। लेकिन जब योग का अभ्यास करना शुरू करते हैं, रक्त संचार ठीक होता है, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक होता है, डिटॉक्सिफिकेशन सही ढंग से होता है, रिलैक्सेशन प्रॉपर होता है, तो हीलिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, ऑप्टिमाइजेशन का काम अद्भुत ढंग से होता है। और हमारे अपने आंखों के सामने सयों नहीं, हजारों नहीं, लाखों के केसेस हम गिना सकते हैं जिसमें डायबिटीज, अर्थराइटिस, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर जैसे प्रॉब्लम भी ठीक हो गए हैं। तो ये कैसे मात्र प्रिवेंटिव हुआ, ये तो क्यूरेटिव भी है। जी, थैंक यू। बहुत अच्छी तरह सर आपने ये एक्सप्लेन किया कि योग करते हुए हम
बहुत सारी बीमारियों से या बहुत सारी तकलीफ़ों से दूर रह सकते हैं, बच सकते हैं, किंतु यदि कभी कुछ ऐसा हो जाता है शरीर में तो उसको हम योग की प्रैक्टिस द्वारा बिना अधिक दवाइयों में उलझकर उसे पूरी तरह से उससे निजात पा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए सर एक और बात मन में आ रही है, क्योंकि हम थोड़ा सा ध्यान मेडिटेशन की भी अभी बात करी है और कैसे क्यूरेटिव थेरेपी इंटरनल ऑर्गन्स और माइंड के थ्रू काम करती है। आपने बताया कैसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, सेरोटोनिन मेलाटोनिन रिलीज होता है। तो जब मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मेडिटेशन अधिक करने से, अगर कोई रेगुलर करने लगे और हर रोज़ कुछ ज़्यादा समय के लिए करने लगे तो कुछ केमिकल इम्बैलेंस ऐसे हो जाते हैं बॉडी में कि जो एक्सेप्टेबल नहीं होते बॉडी को। तो क्या ऐसा भी होता है? और एक इसी में दूसरा प्रश्न ये उठाना चाहूँगी मैं कि क्या किन्हीं स्थितियों में मेडिटेशन को अवॉइड करना चाहिए? ये मेडिटेशन के कारण से केमिकल लोचा होता है, ये फिल्मों में सुनाया जाता है, रियल में है नहीं। फिर भी कई लोग अगर बहुत डिप्रेशन की अवस्था में है और वो किसी सुपरविजन के बगैर अपने आप मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाते हैं तो और ज़्यादा इंटरनलाइज हो जाता है उनका सिस्टम। जो लोग पहले से ही डिप्रेसिव हो रखे हैं, रिग्रेसिव हो रखे हैं, पैसिमिस्टिक हो रखे हैं, लो एनर्जी फील कर रहे हैं, ऐसे लोगों को डायनामिक मेडिटेशन का ज़रूरत है। तो उसकी बजाय वो फिर एक तरह से इंटरनलाइज होकर के स्टॉक होने वाले टाइप के मेडिटेशन करते हैं, तो उनको उभरने में मुश्किल होगी, वो स्वाभाविक है। तो ऐसे में अंडर सुपरविजन, अगर थेरापेटिक रिक्वायरमेंट है तो अंडर सुपरविजन करें, जिससे पेशेंट्स या इंडिविजुअल के जो भी कंसर्न है उनको ध्यान में रखते हुए मेडिटेशन के भी अलग अलग तरीके हैं, अप्रोच हैं, प्रैक्टिसेस हैं और अलग अलग अभ्यास के अलग अलग इम्पैक्ट आते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए करा जाएगा। और एक सामान्य इंसान के लिए मेडिटेशन एक तरह से होलिस्टिक नेचर का डायनामिक इफेक्ट ले आने वाला, मेटाबॉलिक रेट को इम्प्रूव करने वाला, मेंटल डिस्ट्रैक्शन को कम करने वाला, मन को एकेंद्रीय करने वाले साधना, मेडिटेशन साधना ज़्यादा उपयुक्त होगा। अगर ऐसे मन एकेंद्रीय हो जाए, डिस्टर्बेंसेस फ्री हो जाए, मन तो रिलैक्स होता है। ऐसे में केमिकल का डिस्ट्रैक्शन होता नहीं है। केमिकल का जो असंतुलन या डिस्ट्रैक्शन वाला कंडीशन तो मन में विचलन के समय में ही आता है। तो मेडिटेशन से मन में विचलन आ ही नहीं सकता, मन में ठहराव आता है। तो ऐसे में तो फिर ब्रेन से लेकर के पूरे शरीर का हीलिंग रिपेयरिंग का काम ही शुरू होता है। इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी है कि सुपरविजन में करें। थैंक यू सर, बड़े अच्छे से आपने समझाया कि किन स्थितियों में मेडिटेशन को सिर्फ सुपरविजन में ही करना चाहिए और अदरवाइज सभी के लिए मेडिटेशन तो एक डेली रिक्वायरमेंट है सर, मैं समझती हूँ। और क्योंकि हर रोज़ हमारा शरीर, हमारा लाइफ साइकिल ऐसा होता है कि बहुत सारे उतार चढ़ाव से हम गुज़रते हैं पूरे दिन में, तो ज़रूर स्पेशली रात को सोने से पहले तो कुछ समय का मेडिटेशन अगर करके सोया जाए तो एक स्लीप बढ़िया होगी। द क्वालिटी ऑफ स्लीप विल बी गुड एंड दैट विल एंश्योर अ मच बेटर हेल्थ फॉर एवरीवन हु प्रैक्टिसेस। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम अगले पॉडकास्ट में। नमस्कार।